जदयू किसी भी आम थर्ड ग्रेड पॉलिटिकल पार्टी के सिवाय और कुछ नहीं। जिस व्यक्ति को जदयू ने अपना एमएलसी कैंडिडेट चुना है वो तो जाना पहचाना अपराधी है। अगर हमने ऐसा कोई व्यक्ति चुना तो निश्चित रूप से वो कोई दागी व्यक्ति नहीं होगा। कौन चेहरा आता है ये देखने की बात है, लेकिन चेहरा जो भी हो पीछे से शह तो केंद्र का ही होगा। हर बार वो केवल बिहार में कुछ देने के नाम पे 5 किलो अनाज की बात करता है। नीतीश बाबू हटे भी नहीं कि उनके बेटे को लेकर सब लोग सुगुगाने लगे। जिंदगी भर परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे। वो पार्टी अब पूरी तरह से परिवारवाद के चंगुल में फंस गई। एक आशा थी नीतीश बाबू से, लेकिन हालत भी ऐसी हो गई थी कि वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो गए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे में तो बदलाव होना लाजमी ही है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब घंटों में खेल चल रहा है और घंटों में बात चल रही है। घंटों में बिहार सरकार में जो चेहरे हैं उसमें बदलाव होने हैं, लेकिन इसी बीच एमएलसी चुनाव को लेकर के भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल बिहार में एक सीट ऐसा है जहां पर एमएलसी चुनाव होना है और ऐसे में जदयू ने अब अपना खाता भी खोल दिया है, जदयू ने टिकट भी दे दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड ने तो खाता खोल दिया, एमएलसी चुनाव में टिकट भी बांटना शुरू कर चुकी है। उनको हमारी तरफ से शुभकामना। लेकिन दुख इस बात का है कि जदयू जैसी पार्टी जिसके सुप्रीमो जिंदगी भर परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, वो पार्टी अब पूरी तरह से परिवारवाद के चंगुल में फंस गई है। नीतीश बाबू हटे भी नहीं कि उनके बेटे को लेकर सब लोग सुगुगाने लगे। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए या कहाँ पे रखा जाए, इसकी बात जोर शोर से चलने लगी। एक व्यक्ति जो कि कभी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, उसे राजनीति का ज्ञान नहीं है, उसको आप सीधे लाकर राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। और अभी जैसा कि खबरों में आ रहा है, जिस व्यक्ति को जदयू ने अपना एमएलसी कैंडिडेट चुना है वो तो जाना पहचाना अपराधी है, क्योंकि उसको ईडी ने गिरफ्तार किया, वो जेल में रहा कुछ समय तक। अब ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम माफियाओं से भी जोड़ा जाता है, उसको अगर आप टिकट दे रहे हैं केवल इसलिए कि वो किसी आपके नेता का बेटा है, तो ये तो डबल वैमी जिसको बोलते हैं वो हो गया। एक तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप समाज के गलत एलिमेंट को पॉलिटिक्स में जगह देकर लोगों को एक बार फिर से एक अंधे रास्ते पर लुढ़कने के लिए छोड़ रहे हैं। बिहार कैसे बदलेगा? बिहार में बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक आप ऐसे लोगों को राजनीति से अलग नहीं करेंगे। और जदयू जैसी पार्टी अगर ये हिम्मत नहीं कर पा रही है कि इस तरह के क्या कहें बैड एलिमेंट्स को राजनीति में न लाया जाए, तब तक हम किससे क्या आशा कर सकते हैं? एक आशा थी नीतीश बाबू से, लेकिन पिछले 10-12 सालों में उनकी हालत भी ऐसी हो गई थी कि वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो गए थे। तो अब शुभकामना है, और बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा है ये शुभकामना कि उनकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो सके। भगवान ऐसा कुछ करे। जदयू के कुछ फैसलों में पिछले कई समय से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जदयू जिन चीजों को भुनाती थी उसी से कंप्रोमाइज करते हुए दिख रही है। क्या लग रहा है इसके पीछे बड़ी वजह क्या दिख रही है आपको?
उसका कारण है कि जदयू अब वो पार्टी रही नहीं जिसके लिए उसका निर्माण हुआ था। समाजवाद के जिस नारे के अंदर जदयू का गठन हुआ था, उसको तो अब लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया है। किसी भी तरह से जदयू अब समाजवाद की पार्टी नहीं रही है। उसका उदाहरण आपको आए दिन मिलता है, चाहे वो नीतीश बाबू के लिए हो, नीतीश बाबू के डिसीजन से हो, जिस तरह से नीतीश बाबू तरह तरह के वादे करके विधानसभा में जो वादे किए उसको भी वो भुला चुके हैं। चुनाव के दौरान वो आचार संहिता का उल्लंघन करके इल्लीगल तरीके से लोगों के अकाउंट में पैसे डालते हैं। अब किस बात की समाजवाद पार्टी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, और मेरे ख्याल से तो अब जदयू किसी भी आम थर्ड ग्रेड पॉलिटिकल पार्टी के सिवाय और कुछ नहीं है। थर्ड ग्रेड पॉलिटिकल पार्टी जी जी बिल्कुल। एक बात बताइए, जिस तरह से अभी आपने कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने एमएलसी चुनाव में राधाचरण सेठ के बेटे जो कन्हैया शाह को जो है उन्होंने टिकट दिया, तो आपने कहा कि जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस हो, ईडी ने गिरफ्तार किया हो, ऐसे लोगों को जदयू ला रही है। तो जनसुराज तो पॉजिटिव राजनीति करने के लिए आई है ना। जनसुराज एमएलसी चुनाव में क्या कैंडिडेट को उतार रही है, क्योंकि जब तक आप अच्छे कैंडिडेट नहीं दीजिएगा तो लोग कैसे चुनेंगे। हाँ, और हम अभी, मुझे लगता है कि नॉमिनेशन का लास्ट डेट शायद 23 तारीख है, 23 अप्रैल है। उस समय तक हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि क्या हमारे पास ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको हम इस बार एमएलसी चुनाव में खड़ी करें, और अगर हमने ऐसा कोई व्यक्ति चुना तो निश्चित रूप से वो कोई दागी व्यक्ति नहीं होगा, इसका मुझे भरोसा है। या तो आप उतारेंगे या फिर किसी को सपोर्ट देंगे, लेकिन एमएलसी चुनाव में भागीदारी रहेगी जनसुराज की? अभी इस पे निर्णय लेना शेष है। जैसा मैंने कहा 23 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। हमने अभी तक अपने पार्टी की तरफ से किसी को अश्योरेंस दिया हो ऐसा नहीं है। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस चुनाव में भागीदारी लेनी है, और अगर लेनी है तो क्या उसके लिए हमारे पास एक उचित उम्मीदवार है। अगर उचित उम्मीदवार होगा तभी हम इसमें आगे आएंगे। बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं विधानमंडल के, जो विधायक दल के जो नेता है उसके चुनाव के लिए, लेकिन विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी तो अभी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या चल रहा है राजनीति में? मुझे तो साफ संकेत लग रहा है, जिस तरह से डिसीजन मेकिंग में बीजेपी की लीडरशिप देर कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि जिन लोगों को बीजेपी ने अभी तक यहाँ शीर्ष पर रखा है उनसे वो खुश नहीं है, और उनके मन में ये चल रहा है कि किस व्यक्ति को लाया जाए जिससे कि बिहार में बीजेपी की छवि और धूमिल ना हो। अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया उसका भी एक यही मतलब निकलता है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व से बिहार में खुश नहीं है। लेकिन लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार में जो मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। अब कौन चेहरा आता है ये देखने की बात है, लेकिन चेहरा जो भी हो, पीछे से शह तो केंद्र का ही होगा, बीजेपी के केंद्रीय लीडरशिप का ही होगा, और बीजेपी का केंद्रीय लीडरशिप कभी नहीं चाहता कि बिहार में रियल बदलाव आए, क्योंकि अगर बिहार में रियल बदलाव आ गया तो उनकी फैक्ट्रियों के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। वो तो चाहते हैं कि बिहार की हालत वैसी ही बनी रहे जैसे पिछले 50 सालों से है, क्योंकि अगर बिहार बदला तो यहाँ से पलायन रुक जाएगा, बिहार बदला तो यहाँ शिक्षा का औसत लेवल बढ़ जाएगा, बिहार बदला तो यहाँ 10 ऐसे शहर बन जाएंगे जहाँ पर
बिहार के ही लोग आकर सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार पाने लगेंगे। और ये केंद्रीय नेतृत्व चाहता नहीं है, हर चीज में जानबूझकर डिले करता है। हर बार वो केवल बिहार में कुछ देने के नाम पे 5 किलो अनाज की बात करता है, कभी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात नहीं करता है, कभी किसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की बात नहीं करता है, कभी किसी सीमेंट फैक्ट्री की बात नहीं करता है। अभी जो अमित मोदी चुनाव के पहले इतना बड़ा बड़ा भाषण देकर गए कि हर प्रखंड में हम एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाएंगे, 5 महीने बीत गए हैं चुनाव रिजल्ट के आने के, कितना काम हुआ है जरा एक बार बता दें। अगर हर प्रखंड में एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना है तो काम तो इमीडिएटली शुरू होना चाहिए था ना भाई। कितना काम हुआ है बता दें हमें 5 महीने में। तो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद थे। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड 3rd ग्रेड की पार्टी बन चुकी है बिहार में, जिसकी कोई नीति अब बची नहीं है। और ऐसे में एमएलसी चुनाव में जदयू की ओर से जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, इसको लेकर के सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जदयू अपने ही नीति और अपने ही लाइम लेंथ से वापस होते जा रही है, बैक होते जा रही है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जनसुराज आने वाले समय में एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट देने पर विचार करेगी। अभी मामला विचाराधीन है और उसके बाद ही बैठक के बाद तमाम चीजों पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि बिहार में जैसे ही एमएलसी चुनाव में जदयू ने राधा चरण सेठ के बेटे कन्हैया साह को जब कैंडिडेट बनाया है, उसके बाद से राजनीतिक रूप से बवाल इस पूरे प्रकरण पर शुरू हो गया है। और जदयू का जो नेतृत्व है, जदयू की जो विचारधारा है, वह कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।